Good morning, students. Our today's topic is AC generator. As the name indicates that it is AC generator, means it can generate AC, alternating current or EMF. यानी AC generator is a device which is used to generate alternating current or EMF. यानी ये अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने की डिवाइस है। जितनी भी डिवाइसेस हम पढ़ते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑन विच साइंटिफिक प्रिंसिपल दिस डिवाइस वर्क्स। तो एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या हुआ इसका कि व्हेनेवर चेंजिंग फ्लक्स पासेस थ्रू अ कॉइल एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसका प्रिंसिपल है। यानी अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर तो इसका प्रिंसिपल क्या है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के बाद अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस की, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। इसके अंदर क्या क्या पार्ट दिखाए गए हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटीज टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज आर नोन एज द फील्ड मैग्नेट्स। नाउ अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, पहला पार्ट तो हो गया फील्ड मैग्नेट्स। दूसरा रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS in which the current is induced while change of flux taking place, or while this coil move in the field then the EMF is induced in this coil. So this coil is known as armature coil. Armature coil, this is the second part of this device. Now the other ends of this coil are connected with the complete rings. These are complete metallic rings and known as slip rings. Slip rings, or these two slip rings are attached with the two carbon brushes B1 and B2, by which these carbon brushes pass the current from the slip rings to the external circuit, where we are obtaining the alternating value of EMF or current. Okay, तो these are our parts of construction. एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फील्ड मैग्नेट्स हो गया, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, आर्मेचर कोयल, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस डिवाइस। और ये जो है ये हमारा आउटपुट है। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस डिवाइस, बट विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऑब्टेन द आउटपुट। यहां पर हम आउटपुट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, द, यानी कि इसकी पहले वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग ऑफ द डिवाइस। वर्किंग में क्या है कि एज वी नो दैट दिस रेक्टेंगुलर कॉइल मूव ऑन द एक्सिस इन बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मींस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन ड्यू टू द चेंज ऑफ द फ्लक्स द करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल एंड दैट करंट कैन बी ऑब्टेन इन द एक्सटर्नल सर्किट, कैन बी एक्सपीरियंस इन द एक्सटर्नल सर्किट। अब इसके एक एक पार्ट को अगर पढ़े कि अभी मैंने कह दिया कि रोटेट इन द फील्ड। रोटेट में क्या हो सकता है, सपोज द आर्म PQ मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो एज पर द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द करंट इंड्यूस्ड इन द आर्म PQ इज फ्रॉम P to Q। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस फिंगर विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, देन द मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि P से Q की तरफ क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। कब, जब PQ अपवर्ड मूव करे। जब PQ अपवर्ड मूव कर रहा होगा तो RS विल मूव इन द डाउनवर्ड ऑब्वियसली, बिकॉज दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो व्हाइल द RS इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, इफ थंब इज डाउनवर्ड देन दिस फिंगर विल बी टुवर्ड्स R2S, देन करंट विल इंड्यूस इन दिस डायरेक्शन। व्हाट वी ऑब्जर्व कि in each half rotation the direction of the induction of current will change। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, by Fleming's right hand rule। Fleming's right hand rule के अकॉर्डिंग
इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हर एक हाफ रोटेशन में बदल जाता है। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से दैट दिस डिवाइस कैन प्रोड्यूस द अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ ईएमएफ और द करंट। ठीक है, ये इसकी वर्किंग हो गई। अब अगर हम इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली लेना चाहें तो बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसकी बात करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के लिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल PQRS क्या हो जाएगा, phi इज इक्वल टू NPA cos थीटा। n मतलब if it is having n number of turn तो it will be n times, and where theta is equal to omega t, then magnetic flux linked with this coil consisting of n turns may be written as, इस तरह से हम लिख सकते हैं फ्लक्स। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमने पढ़ा है कि वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स देन वी कैन कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द सिंपल रिलेशन दैट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो वी नो दैट क्या ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। कौन सा ईएमएफ है, ये बैक ईएमएफ है, दैट इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। नाउ if we substitute this value here, NBA cos omega t, सही है, इसको यहाँ पर ऑब्टेन करके इसे सब्स्टिट्यूट करके अब हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें। NBA तो कांस्टेंट टर्म है, ये दे मे बी टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा माइनस NBA तो बाहर आ गया और d बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी यहाँ पर ये बच गया। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो गया माइनस NBA रिमेन सेम। अब डी बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा करना पड़ेगा तो ओमेगा आएगा, ओमेगा टी का क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो आंसर क्या आया, ओमेगा तो आ गया इसका, और ये हो गया माइनस के साइन ओमेगा टी। ये दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, तो ईएमएफ में भी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ इंड्यूस की जो वैल्यू आई वो क्या हमने कैलकुलेट करी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, अब इसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बिकॉज दिस ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब क्या करें, अगर मैं मान लूँ क्या कि ईएमएफ इंड्यूस जो है एक मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी 1। मैक्सिमम वैल्यू साइन क्या होती है, 1 होती है। ये पुट कर दे तो ई की जगह तो क्या रख दिया, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा और दिस इज 1। So this will be the maximum value of the EMF induced in the rectangular coil. अब NBA ओमेगा की जगह अगर ये वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए तो EMF की अल्टरनेटिंग वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगी, यानी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी विल बी द EMF induced in this rectangular coil where E नॉट is the peak value of EMF. So in this way we can calculate the value of the EMF in the coil while it rotates. This is the working or mathematical expression for the induced EMF in a generator.